हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। बेटा पेपर आपके बहुत नज़दीक हैं, पेपर आने वाले हैं। तो नाइन्थ क्लास का जो हम चैप्टर कर रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसकी फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं यूट्यूब पे, जिसमें हमने एटम के बारे में पूरा पढ़ा था, उसी का बेटा नाइन्थ क्लास चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल का सेकंड पार्ट आज लेके आए हैं। जितना भी चैप्टर हमारा बचा हुआ था 50-60% फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गया था। जितना भी चैप्टर बचा हुआ है उसको आज हम फिनिश करेंगे। एटम हम पूरा पढ़ चुके थे बेटा फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस चैप्टर का तो पहले बेटा फर्स्ट पार्ट देखें, देन सेकंड पार्ट पे आए। इस सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट से आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने एटम का पूरा हिस्ट्री जान ली थी। एटम कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया और क्या है एटम, और कैसे केमिकल रिएक्शन में वो अपना रोल अदा करता है। एटम के बारे में हम सब पढ़ चुके थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमने देख ली थी। ठीक है, आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और एटम हम पढ़ चुके थे और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। थोड़ा सा बताते हैं पहले मॉलिक्यूल क्या होता है। भाई चैप्टर क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम की पूरी स्टडी हमने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में कर ली। आज थोड़ा सा देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। चलो देखो बेटा, एटम जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था हाइड्रोजन एटम होता है ना, हीलियम एटम होता है, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके सिंगल सिंगल एटम हमने देखे थे। अब जब ये सब एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल क्या है, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। अब देखो बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। देखो जनरल में बताता हूं मैं आपको, अगर टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर कंबाइन हो जाएं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। समझ नहीं आया। देखो ये क्या है, H, ये एक हाइड्रोजन का एटम है। ये क्या है, O, ये एक ऑक्सीजन का एटम है। बात समझो बेटा ध्यान से। देखो हाइड्रोजन, इसमें एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। H हमारा हाइड्रोजन का एक एटम है, O हमारा ऑक्सीजन का एक एटम है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं H2O, ये वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है ना H2O। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला तो H2O बना, दैट इज वाटर। बेटा इसी को कहते हैं मॉलिक्यूल। फिर से बताता हूं, अभी देखो, जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाएं उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। ऐसे ही भाई H हमारा खाली हाइड्रोजन का एटम है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है H2, यानी हाइड्रोजन के दो एटम मिले उससे H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनी, तो ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल हुआ बेटा। अगर ये खाली H होता तो हाइड्रोजन का एटम है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एटम, हाइड्रोजन। लेकिन दो हाइड्रोजन मिल गए तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। तो वो एटम नहीं है, वो मॉलिक्यूल है। बात समझ आई। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड दो चीजें होती हैं। देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स सेम एलिमेंट के मिल रहे हैं, जैसे H2, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, दोनों हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है। या कह सकते हैं O2, है ना, ऑक्सीजन गैस, दो ऑक्सीजन मिली, दो या दो से ज्यादा एटम मिलने का मतलब ये मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, या हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम अगर मिलके कंपाउंड बनाए तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। या ठीक है बेटा। देखो जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन लगा है और दो ऑक्सीजन लगे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। तो बात समझ आई। दो या दो से ज्यादा एटम अगर कंबाइन हो जाएं और एक कंपाउंड बनाएं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। बात समझ आई। जैसे कि
H2 हाइड्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल है, O2 ऑक्सीजन गैस एक मॉलिक्यूल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, H2O वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, इसमें 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये सब हैं मॉलिक्यूल्स। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूल। बात समझ आई? समझ आई? सिंगल अगर लिखा हुआ है H तो ये हाइड्रोजन का एक एटम है खाली, सिंगल अगर लिखा हुआ है O तो ये ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, लेकिन हम इन दोनों से मिला के H2O अगर बना दें तो ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अब चाहे 10 हो भाई, H2O 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 10 मॉलिक्यूल हो तो वो 10 मॉलिक्यूल होंगे, समझ गए? H2O एक सिंगल मॉलिक्यूल है, किसका? वाटर का, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बात समझ आई? एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? एटम जो सिंगल एटम होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो होगी वो एटम होगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब एटम है ना? लेकिन हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर बना दें, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। 10 बना दें ऐसे तो 10 मॉलिक्यूल, 1000 बना दे तो 1000 मॉलिक्यूल। बात को समझो, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? जब बहुत 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलके कुछ बनाएं तो वो मॉलिक्यूल होता है। जैसे वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये भी बेटा मॉलिक्यूल्स हैं। देखो 2 हाइड्रोजन लगे हैं 2 ऑक्सीजन, सिंगल होता तो एटम होता सिर्फ। बात समझ आई? सेम अगर एलिमेंट से बना रहे हैं तो वो सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल होंगे, यानी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, है ना? एलिमेंट का मॉलिक्यूल भी होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल भी होता है। बात समझ आई? चलो फटाफट इसको नोट कर लो। ये था सिंपल हमारे मॉलिक्यूल के बारे में, ये डेफिनेशन है इसकी, 2 और मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हमारी जाएगी आज की, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो 9, 10, 11, 12 सबके लिए ही, केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये बेसिक है बिल्कुल, जो मैं आज बताऊंगा। बेसिक अगर क्लियर होता है तो 9, 10, 11, 12 सभी में ये कंसेप्ट काम आता है, दैट इज मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट क्या है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास आज की, मोल कंसेप्ट। चाहे आप 9th क्लास के लिए देख लो, 10th के लिए देख लो, 11, 12, जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, मोल कंसेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। क्योंकि 9th में अगर मोल कंसेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूले बनाना आप सीख जाओगे, सब चीजें आपको पता लग जाएंगी, तभी आप 10th, 11, 12th में अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ पाओगे। यानी केमिस्ट्री की नींव है ये, बिल्कुल केमिस्ट्री की नींव, मोल कंसेप्ट। देखो अब इसको बताने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ये आपने सुना होगा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता क्या है इसको समझो पहले ध्यान से। देखो बेटा, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? जैसे आप जूते लेने जाओ, आप शूज लेने जाओ, तो क्या कभी आप सिंगल फुट का शूज लाओगे? यार एक पैर का जूता कभी ले आओगे? नहीं। शूज हमेशा बेटा पेयर में आते हैं। तो पेयर का मतलब यहां क्या हुआ? 2 शूज, यानी उसके अंदर 2 जूते हैं, एक लेफ्ट पैर का एक राइट पैर का। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अभी एवोगैड्रो नंबर नहीं बता रहा, बात को समझो ध्यान से। अगर आप बोलो डजन, आपको बनानाज लेने हैं, बनानाज लेने हैं, डजन का मतलब होता है 12। जैसे डजन का मतलब 12 होता है और पेयर का मतलब 2 होता है। भाई पेयर कहीं वर्ड आए, पेयर का मतलब 2, डजन वर्ड कहीं भी आए तो डजन का मतलब 12, डजन का मतलब 12, 12। भाई दर्जन में 12 ही तो होता है, तो ये एक नंबर है। ऐसी एवोगैड्रो भी एक नंबर है।
एवोगैड्रो नंबर का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। ये एक नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट होंगे किसमें? 1 मोल में। इसको कहते हैं मोल। कंसेप्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यूनिट भी मत लिखो, यहां लिखो एटम्स और अच्छे से याद रहेगा। एक मोल के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इतने एटम्स का मतलब पता है आपको क्या है? 6022, 3 0 यहां आ गई, 20 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने एटम होंगे। बात समझ आई? एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल भी बेटा डिस्टर्ब मत होना। देखो ये इसी की तरह है, पेयर का मतलब 2, डजन का मतलब 12, ये नाम हमने रखे हैं ना भाई। एक जोड़ी, जोड़ी का मतलब 2, एक दर्जन, डजन, डजन का मतलब 12। ऐसे यहां हमने एवोगैड्रो नंबर रखा। एक मोल, 1 मोल, 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं। जैसे एक दर्जन के अंदर 12 नंबर होते हैं, ऐसी एक मोल के अंदर इतने नंबर होते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक यूनिट है, स्पेसिफिक नंबर है सिर्फ, जिस नंबर के बेस पे हम इसको जानते हैं, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। बात समझ आई? ये मोल कंसेप्ट में यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। समझ आया एवोगैड्रो नंबर? जैसे बेटा पेयर में 2 होते हैं, डजन में 12 नंबर होते हैं, वैसे ये एक नंबर है, बिल्कुल इससे घबराओ मत। इस नंबर का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एक मोल के अंदर इतने एटम प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहने लगो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें है। एक हाइड्रोजन होना अलग बात है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होना अलग बात है। यही चीज समझने की है बेटा, तभी मोल कंसेप्ट क्लियर होगा। कहीं लिखा है एक हाइड्रोजन एटम, तो वो एक एटम है हाइड्रोजन का, और कहीं लिखा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 6.022 इंटू 23 एटम है उसमें हाइड्रोजन के। यही बात पकड़नी है आपको। कहीं लिखा है एक कार्बन एटम, तो यहां कार्बन का एक एटम है, और कहीं लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो यानी यहां कार्बन के इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। बात समझ आई? यहीं इसकी जगह लिखा हो 2 मोल ऑफ कार्बन एटम, 2 मोल ऑफ कार्बन एटम हो, तो यानी ये इंटू 2, 2 गुना कर दो इसका। 3 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो 3 गुना कर दो। 5 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो 5 गुना कर दो। बात समझ आ रही है बेटा? बहुत ही अच्छे से समझो, ये बेसिक है केमिस्ट्री का, बिल्कुल मोल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एवोगैड्रो नंबर क्लियर हुआ क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर जस्ट एक नंबर है। जैसे हम डजन को 12 नंबर कहते हैं, पेयर को 2 कहते हैं, पेयर मतलब 2 क्वांटिटी, डजन मतलब 12 की क्वांटिटी। ऐसे 1 मोल में इतने एटम होते हैं, ये जस्ट एक नंबर है। तो कहीं अगर लिखा हुआ है हाइड्रोजन का एक एटम, यानी वो एक एटम है, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल में फिर इतने एटम आ जाते हैं, यानी हाइड्रोजन के इतने एटम्स फिर उसमें हैं। बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, इसको जल्दी नोट कर लो। अभी मोल कंसेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। ये अभी मैंने सिर्फ एवोगैड्रो नंबर के बारे में बताया। एवोगैड्रो नंबर क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, अब देखना। कर दें रफ? हो गया नोट? आई होप बहुत अच्छे से समझ आपको आ गया होगा। अब इसके अंदर मैं एक छोटी सी चीज और बताने वाला हूं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU लिखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, है ना? हीलियम का होता है 4 AMU, कार्बन का होता है 12 AMU, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 12U। U यूनिफाइड मास या AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब 12U कहीं लिखा हो या 12 AMU कहीं लिखा हो,
दोनों एक ही चीज है, इसमें बिल्कुल मत घबराना। अब मेन चीज है, होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है। देखो जैसे कार्बन है, कार्बन को ही लो, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, ऐसे समझो, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। भाई कार्बन ऐसा ही तो होता है, कार्बन है ना, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। और कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ये स्ट्रक्चर सब जानते हैं, है ना। किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बनाना आता ही है भाई। सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे कहा जाए कि कार्बन का टोटल मास बताओ कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास बताओ कितना होता है। तो मास क्या होगा बेटा, देखो मास होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। एटम के अंदर 3 ही तो चीजें हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं उन सबका सम कर दो, वही उसका एटॉमिक मास होगा। बात तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखो बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन पे जो है मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 24 माइनस का ग्राम। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम। तो लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था ना, एटम का स्ट्रक्चर, कि एटम के न्यूक्लियस में ही सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड होता है, उसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके मास को हम मानते ही नहीं है, सारा का सारा मास सेंटर पे ही है, तो सेंटर वाले को ले रहे हैं। देखो अब मास जो यहां से बनेगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा उससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हमें इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है। तो कुल, ये बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा डीपली ना भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये समझो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिला के टोटल मास बनेगा, दैट इज 12 प्रोटॉन कह लो या 12 न्यूट्रॉन कह लो, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। तो कार्बन का टोटल मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू पी की वैल्यू में पता है, यानी 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम, ये होगा कार्बन का मास। बात समझ आई। लेकिन ये एक कार्बन का मास है, ये एक कार्बन का मास है बेटा। अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, अब मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर, याद करो एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता था ना। अब वो इसमें करना पड़ेगा, देखो C is equals to 12 into 1.67 into 10 to the power minus 24 into, अब मोल की जगह क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। अब इस पूरे को सॉल्व करके लगभग 1 आता है, तो कार्बन का मास कितना हुआ, 12 ग्राम। बात समझ आई, 12 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि कार्बन का तो 12 U होता है, यूनिट मास, एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास यूनिट AMU लिखते थे, 12 AMU। अब उसी को हमने ग्राम में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, अभी मैंने क्या बताया, ये देखो एवोगैड्रो नंबर क्या था, एवोगैड्रो नंबर कहता था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं 1 मोल के अंदर। तो हमने कार्बन का 1 मोल उठाया। अब समझो ध्यान से, देखो मेन चीज अब आई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये कार्बन का हमने मास निकाल लिया 12 ग्राम।
अब आप दुकान पे जब जाते हो, कोई अपनी दाल वाल चीनी कोई भी चीज लेते हो, जब वो तराजू से उसको तोलते हैं तो एक साइड तो आपका सामान होता है। भाई तराजू बनाओ, एक तराजू से अगर आप दो चीजें देखो तो यहाँ अगर आप दाल अपनी मेजर करवा रहे हो तो इधर 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम जितना आप ले रहे हो उसका बाट होता है ना, रखा हुआ वेट होता है पहले से ही दूसरी साइड। ऐसा ही हमें अब जब सबके मास हमें मेजर करने हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक, एक फिक्स्ड मास होना चाहिए ना, जिसके रेफरेंस में हम उसको नोट कर रहे हैं। भाई यहां हम दाल ले रहे हैं किसके रेफरेंस में, 1 किलोग्राम का यहां बाट रखा हुआ है ना, तो ये रेफरेंस मास हुआ ना, इसके रेफरेंस में ही तो हम कर रहे हैं। तो ऐसे यहां भी हमें रेफरेंस मास चाहिए था। तो क्या हुआ, हमने कार्बन का मास निकाल लिया 12 ग्राम। अब इस कार्बन के जरा 12 हिस्से कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहां से कर दो। ये हो गई एक कार्बन का एटम था, इसके हमने 12 हिस्से कर दिए। कार इक्वल 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए एक C12 एटम के। एक कार्बन जिसका मास 12 ग्राम है या 12 यूनिट है, 12 AMU है, उसके हमने 12 इक्वल पार्ट कर दिए। तो इसका जो एक पार्ट निकल के आएगा, देखो इस एक पार्ट को मैं निकाल रहा हूं, एक पार्ट जो निकल के आएगा वो 1 AMU होगा। तो ये बनाई हमने रेफरेंस यूनिट ऑफ मास। तो जितने भी मास हम पूरी केमिस्ट्री में कैलकुलेट करते हैं वो सारे के सारे इसी रेफरेंस से करते हैं, 1/12 ऑफ C12 एटम। कार्बन के एटम का 1/12 यानी 12वां हिस्सा, ये पूरे 12 हिस्से बनाए मैंने इक्वल, तो 12वां हिस्सा जो होगा C12 एटम का, उसको हम रेफरेंस यूनिट ऑफ मास यूज करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। बात समझ आई? क्योंकि कार्बन देखो, कार्बन का कितना मास आया 12 ग्राम, या कह सकते हो 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस कार्बन के अगर मैं 12 हिस्से कर दूं, 12 हिस्से, तो कितना आएगा 1U या 1 AMU या 1 ग्राम। तो ये एक रेफरेंस यूनिट बन गई, सारे के सारे एटम, सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे कंपाउंड जिनका भी हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके लिए हमने रेफरेंस बना लिया 1/12 ऑफ C12 एटम। कार्बन का 12वां हिस्सा, एक कार्बन लो जिसका एटॉमिक मास 12 हो, उसके 12 इक्वल हिस्से करो, तो जो उसका एक हिस्सा होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU। और इसी को अगर हम ग्राम में लिखें, ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि 1 मोल जब आ जाएगा, मोल तो फिर मोलर मास आएगा, तो उसको हम बोलते हैं मोलर मास, या बोलते हैं ग्राम मोलर मास, क्योंकि एक इसमें लिखा है हमने ग्राम में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक मास 1U, ऐसे ही 1G लिख सकते हैं इसको 1 ग्राम। कब? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर आप लो तो 1 ग्राम उसका मास होगा। समझो इस बात को ध्यान से, और बताता हूं, और बिल्कुल तसल्ली से समझाऊंगा, चिंता मत करो। देखो नोट करते रहो ये सब चीजें छोटी छोटी। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यूनिट, या कह सकते हो 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट मैंने आपको बताया क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन कह लो इसको। हाइड्रोजन के पास एक है तो 1 AMU, हीलियम के पास, हीलियम का एटॉमिक मास 4 यानी 4 AMU। बात समझ आई? तो ये तो हम AMU में काउंट कर रहे हैं। यहीं अगर हम बोले 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का 1 मोल लिया पूरा। देखो 1 केला लेना और 1 दर्जन केला लेना, दोनों में डिफरेंस है। 1 दर्जन में फिर 12 आएंगे, 1 केला यानी सिंपल 1 केला। 1 डजन ऑफ बनाना, 1 दर्जन केले लेना यानी 12 केले। ऐसे ही अब हाइड्रोजन एटम का 1 मोल लिया है। अब 1 मोल क्या होगा, देखो 1 AMU है। 1 AMU का मतलब 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
एक हाइड्रोजन एटम का में इतना मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, जिसको हम 1 AMU कहते हैं। AMU को ग्राम में करें तो 1.67 10⁻24 ग्राम है, तो ये 1 AMU हुआ। लेकिन अगर हम बोले 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब 1 मोल याद करो, 1 मोल का मतलब था वही एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का अगर हम मास देखें तो वो होगा 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इस पूरे को सोल्व करके लगभग 1 आता है, तो इसको हम लिखते हैं 1 ग्राम। तो लगभग 1U 1 ग्राम के इक्वल है। कब? जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, सिंगल हाइड्रोजन एटम नहीं। बात समझ आई? अगर मैं हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स उठा लूं, कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर हाइड्रोजन के उठा लूं तो वो 1 ग्राम के बराबर हैं। अब बात समझ आई बिल्कुल। हाइड्रोजन का एक एटम होना यानी उसके अंदर कितना मास है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। सिर्फ हाइड्रोजन के एटम में इतना छोटा सा मास है, -24 देख रहे हो। लेकिन अगर मैं उस हाइड्रोजन एटम के बहुत सारे एटम्स उठा लूं, कितने? 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे एटम्स अगर हाइड्रोजन के उठा लूं, तब जाके उनका मास कितना होगा? 1 ग्राम। बात समझ आई? ये लगभग ये 1U 1 ग्राम बराबर होता है। इसलिए होता है, मैं बता रहा हूं आपको, कि जो मास है हमारा प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, उसको हमने 1 AMU नाम दिया हुआ है, या 1U यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, है ना। यही अगर मोल हम इसका उठाएं तो यही ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। तो बिल्कुल क्वेश्चन में घबराना मत। कहीं अगर लिखा हो 16 यूनिट तो वो डायरेक्ट आप 16 ग्राम उसको कह सकते हो। अगर लिखा हो मोल, कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 16 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है ना 16। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना, 16 यूनिफाइड मास, या 16 ग्राम भी उसको कह सकते हो, क्योंकि एक AMU में, एक यूनिफाइड मास में इतना ग्राम होता है और 1 मोल में इतना होता है। तो इनकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 1 के बराबर आता है। तो जितना भी यूनिफाइड मास होता है, जितना भी AMU होता है, उतना ही वो ग्राम में होता है। इसको बोलते हैं मोलिक्यूलर मास या ग्राम मोलिक्यूलर मास या ग्राम मोलर मास और मोलर मास। बात समझ आई? ये मोल कंसेप्ट का बहुत ही खतरनाक सा फंडा था। थोड़ा हार्ड है बेटा। अगर आप अच्छे से बिल्कुल तसल्ली से वीडियो देखोगे और अच्छे अच्छे नोट्स बनाओगे तो इजीली समझ आ जाएगा। थोड़ा सा हार्ड कंसेप्ट है 9th क्लास के अकॉर्डिंग, कह सकते हैं, लेकिन इतना हार्ड नहीं है ना। एक फॉर्मूला और है, इसमें ये याद रखना, इस पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको निकालने को दे दिए जाएं तो वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब समझो ध्यान से इस फॉर्मूले का क्या यूज है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास 160 ग्राम कैल्शियम है, 160 ग्राम कैल्शियम है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है बहुत अच्छा सा। नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है तो जो भी गिवन मास होगा, जैसे 160 ग्राम अपॉन जो भी कैल्शियम का मोलर मास होता है, उसको डिवाइड कर देना, वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। देखो कैसे, n इज इक्वल्स टू गिवन मास, क्वेश्चन में गिवन है 160 ग्राम अपॉन मोलर मास। कैल्शियम का मोलर मास क्या होता है? 40 ग्राम। याद करो, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40U। भाई कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास उसका होता है 40। 40U कह लो या 40 AMU कह लो, एटॉमिक मास यूनिट। ये मैंने अभी आपको बिल्कुल डीपली समझा दिया है। तो डायरेक्ट अगर U हो तो उसको हम 40 ग्राम कह सकते हैं, क्योंकि मोल है ना, मोलर मास की बात कर रहे हैं। देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास, पूरे मोल का मास।
तो ये हो जाएगा आपका 40 ग्राम, ग्राम से ग्राम कटा, 44 जा, तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें आए 4। बात समझ आई बेटा? एक दो एग्जांपल और बताता हूं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो आज की। 11th 12th 10th क्लास में भी बहुत काम देगी, मोल कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ H2O यानी वाटर है, 100 ग्राम ऑफ H2O, और इसमें कहा जाए कि H2O के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, वाटर के कितने मोल इसमें प्रेजेंट हैं, तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दो। गिवन मास कितना है 100, मोलर मास वाटर का निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 हाइड्रोजन यानी 1 इंटू 2 प्लस 1 ऑक्सीजन 1 इंटू 16, ये हो गया 2 प्लस 16 18U। अब 18U को आपको मैंने आपको सिखाई दिया, डायरेक्ट आप 18 ग्राम कह सकते हो, है ना। तो यहां आप रख दोगे 18, डिवाइड कर लेना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास 500 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें कहा जाए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी n फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सबसे पहले हमें CO2 का मोलर मास निकालना है। CO2 का मोलर मास यानी कार्बन, कार्बन का 12, एक एटम है 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है यानी 2 इंटू एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, ये हो गया 16 2 जा 32, 32 और 12 44U यूनिफाइड मास या 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब मैंने कहा हुआ है ये तो AMU में आया है, हमें तो मोलर मास चाहिए फॉर्मूले में, फॉर्मूले में तो मोलर मास है, कुछ नहीं करना, इसी को लिखना 44G, ग्राम में कन्वर्ट कर देना, ये ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। क्यों ये इसके इक्वल होता है, क्यों हमने डायरेक्ट AMU को ग्राम लिख दिया, ये पूरा मैंने अभी आपको समझाया है डीपली बिल्कुल, कैसे U G में कन्वर्ट हो गया, क्यों हम उसको ग्राम में लिखने लगे, मोल का एवोगैड्रो नंबर का वो पूरा खेल था। खैर छोड़ो, अब यहां डायरेक्ट आ जाओ, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखो भाई। गिवन मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 500, अपॉन मोलर मास कितना आया कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इसको डिवाइड करके लिख देना, एन जो भी आएगा वो होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स। बात समझ आई कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? यहां साइड में फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं मैं जिससे आपको याद रहे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आते हैं और इंपॉर्टेंट भी है। 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए अच्छे से बेटा। पूरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये मोल कंसेप्ट के ऊपर है, केमिस्ट्री की नींव है, ये बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। फटाफट नोट कर लो और इस फॉर्मूले पे 1-2 न्यूमेरिकल्स और ट्राई करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया बेटा नोट? चलो, तो ये था मोल कंसेप्ट के बारे में सब कुछ, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस केमिस्ट्री में क्लास 9th में आ सकते हैं आप कर लेना। एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा मोल कंसेप्ट। अब थोड़ा सा बात करते हैं बेटा आयंस के ऊपर, थोड़ा सा बात करते हैं आयंस के ऊपर और वैलेंसी के ऊपर। ये 2 टॉपिक और हैं इस चैप्टर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आयंस क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। पहले वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो वैलेंसी होती है कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग, एटम्स के कंबाइन होने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। ये क्या है क्यों है अभी इसका मतलब समझ आएगा, चिंता मत करो। अब देखो एक एग्जांपल, अब एक हाइड्रोजन है हमारे पास। क्या हाइड्रोजन का अकेला एटम एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं।
कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग का मतलब यहां क्या है? कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट या हर एक कंपाउंड, एलिमेंट की बात कर लो या कंपाउंड की, हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। कंप्लीट करना, हिंदी में लिख रहा हूं, कंप्लीट करना चाहता है ना, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। कंप्लीट करना चाहता है कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है स्टेबिलिटी पाने के लिए। हर कोई एटम चाहता है, हर कोई एलिमेंट चाहता है, हर कोई कंपाउंड चाहता है स्टेबल होना। अब इस पूरी चीज को मैं समझाता हूं आपको, देखो। इसमें ड्यूप्लेट का मतलब है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड पहली शेल होती है उसके अंदर दो एटम आ सकते हैं। तो अगर दोनों एटम आ गए यानी ये शेल फुल हो गई, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट, क्योंकि इसमें दो आ रहे हैं। इससे नेक्स्ट शेल की अगर बात करें तो उसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 8 को हम ऑक्ट से डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, इसको पूरा करना ही कहलाता है स्टेबिलिटी। आपने देखा होगा कि जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 यानी पहली शेल जो है के शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसका तो ड्यूप्लेट फुल है, यानी वो एक स्टेबल है। जैसे जितनी भी नोबल गैस है हमारी वो सारी स्टेबल हैं। तो हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। कितना आदान प्रदान करता है? वही वैलेंसी है। कंबाइन होने की कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। हाइड्रोजन के पास एक मॉलिक्यूल है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक मॉलिक्यूल है, और इनका ड्यूप्लेट पूरा होगा जब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक इससे उधार ले लेगा, ये एक इससे उधार ले लेगा, तो इन दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया कि अपना एक एटम मुझे दे दे, तो मेरे पास 2 पूरे, मेरा एक ले ले, तेरे पास भी 2 पूरे, तो 2 हाइड्रोजन मिल गए, H2 गैस तब बनी। तो इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। तो यहां हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई बेटा? 1। बात समझ आई? ऐसी आप हीलियम पे आ जाओ। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, पहली शेल में 2 होने चाहिए, 2 हैं, तो ना इसे चाहिए कोई एटम, ना ये देगा, तो स्टेबल है पहले से ही, नोबल गैस है, इसने अपनी स्टेबिलिटी पूरी कर रखी है। स्टेबिलिटी पूरी कर रखी है तो ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी वैलेंसी हुई 0। बात समझ आई? तो वैलेंसी यहां बताती है बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी, और कितने इलेक्ट्रॉन देगा और कितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो आ जाते हैं, वो कंसेप्ट आ जाता है बेटा आपका आयंस। अब आयंस जो 2 तरीके के आपने देखे होंगे, एक देखा होगा एनायन, एक देखा होगा कैटायन। यानी किसी किसी पे आपने देखा होगा, देखो एन ने प्लस लिखा होगा, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा Cl माइनस लिखा होगा। अब इसको बताता हूं मैं बहुत आराम से आपको, बहुत बेसिक सा फंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। इतनी बात नोट करो, वैलेंसी क्या होती है। अब वैलेंसी आप किसी की भी निकाल सकते हो, बुक में आपकी दी हुई है, याद भी कर सकते हो, देख सकते हो वहां से। वैलेंसी समझ आ गया? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, कितना वो कंबाइन होगा। क्यों कंबाइन होगा वो मैंने आपको बता दिया, अपना ऑक्टेट या अपना ड्यूप्लेट पूरे करने के लिए स्टेबल होना चाहता है। हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, इसलिए वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन देता है। उसकी इसी कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। कितने देगा कितने लेगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो आयंस के अंदर आता है, उसी को पढ़ते हैं। चलो, वैलेंसी की बात यहां खत्म हुई। अब मैं बताता हूं आपको एनायन कैटायन का खेल क्या है। देखो बेटा, अब यहां बात आती है अमीरी और गरीबी की। इजी सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे सोडियम है Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर याद करो जरा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, 11। बीच में न्यूक्लियस, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी शेल में 1।
अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें 2,8,1 है। पहला ड्यूप्लेट कंप्लीट, दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट, तीसरा ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए तो भी 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे। या अपना ये एक दे दे भाई, ये अपना एक दे दे तो क्या बचेगा इसके पास 2,8, तब भी ये स्टेबल है। तो हर कोई एटम, हर कोई एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करना चाहता है। स्टेबिलिटी कंप्लीट करना चाहता है तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। बात समझ आई? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, इसलिए हम इस पे लिखते हैं Na पॉजिटिव। अब यहां पॉजिटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया है। अब क्लोरीन की बात सुनो, Na प्लस और Cl माइनस पे थे ना हम, Na प्लस और Cl माइनस क्यों होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, पहला ड्यूप्लेट कंप्लीट, दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट, तीसरे ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। भाई 8 पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके पास 7 हैं। अब 7 देने से अच्छा ये एक लेना पसंद करेगा, जैसे ये 7 लेने से अच्छा एक देना पसंद कर रहा है। भाई इसका ऑक्टेट भी 8 पे पूरा हो सकता है, इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन लेने में, उधार मांगने में बहुत दिक्कत वाली बात है। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे दे दिया, तभी तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयंस बने हमारे। अभी बताऊंगा ये कौन कौन से आयंस हैं। पहले थोड़ा बेसिक समझो, समझ में आना चाहिए है क्या, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, ये फालतू था, अगर ये किसी को डोनेट कर दे तो अपना स्टेबल हो सकता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अगर ये एक किसी से गेन कर ले, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, इसकी भी स्टेबिलिटी पूरी हो जाएगी। हर कोई एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, अपना ड्यूप्लेट ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। बात समझ आई? तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, दैट इज कैटायंस, जिनको हम बोलते हैं कैटायंस। कैटायन का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दान किया है। Cl नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यहां होता है एनायन। एनायन का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लिया है। बात समझ आ गई? कहीं कहीं आपने देखा होगा ये लिखा है Ca2+, कैल्शियम के ऊपर आपने देखा होगा 2+ लिखा है। एनसीईआरटी की बुक में एक फॉर्मूला टेबल दी हुई है, वो फॉर्मूला टेबल आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, वहीं में या वहीं मिलेगा आपको ये Ca2+ लिखा हुआ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट किए हैं। अब देखो जो अमीर है डोनेट करेगा उस पे सिंबल पॉजिटिव आएगा, अमीर है डोनेट कर रहा है, दान दे रहा है। जो बेचारा गरीब है Cl, इसको एक चाहिए था, इसने एक उधार लिया है, गेन किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, नेगेटिव एनायन। गरीब नेगेटिव, अमीर पॉजिटिव, ऐसे याद रखना। जो देगा दान पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पे, जिसको कैटायन बोलते हैं। एनायन 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एनायन। कैटायन जो डोनेट करते हैं, एनायन जो गेन करते हैं। किसी ने इलेक्ट्रॉन अगर उधार लिया है, गरीब है, तो उसको आप नेगेटिव से डिनोट करोगे, ये याद रहेगा। ठीक है, ये सब याद रहेगा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ये मैं बताता हूं आपको। भाई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। अब कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, है ना, Na और Cl, हर एक एलिमेंट न्यूट्रल होता है, ये सब जानते हैं, बिल्कुल होता है। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी एक नेगेटिव चार्ज लिया है, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है Cl-। बात समझ आई? अरे भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगी, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगी। क्योंकि नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। भाई बिना, जब तक कोई रिएक्शन ना हो, कॉम्बिनेशन ना हो, तब तक तो सारे एलिमेंट न्यूट्रल हैं। अब न्यूट्रल कोई एलिमेंट और वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसने अपना नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो वो तो बेचारा पॉजिटिवली चार्ज बनाना, उसके अंदर प्रोटॉन बचे, इलेक्ट्रॉन तो वो दे रहा है, प्रोटॉन बचे तो पॉजिटिव चार्ज। अभी तक तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, न्यूट्रल था।
समझ आई बात भाई। स्टार्टिंग में तो वो न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब उसने इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया, डोनेट, तो वो तो पॉजिटिव बन गया, उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन कम है, तो वो नेगेटिवली चार्ज है। समझ गए? Na पे प्लस क्यू लिखा होता है, Cl पे माइनस क्यू लिखा होता है। क्यू ये कैटायन है, क्यू ये एनायन है, क्यू ये डोनर है, क्यू ये गेनर है। और एक आयंस का पूरा फंडा आपको समझ आ गया होगा, कैटायन और एनायन क्या है। इसी पे बेस्ड आपको आपकी बुक में एक फॉर्मूला शीट मिलेगी। उस फॉर्मूला शीट को आपको जरूर याद करना पड़ेगा, वरना आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री में बहुत गड़बड़ हो जाएगी और 11th 12th तो साफ बिल्कुल। क्योंकि ये फॉर्मूला बनाना आना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 10th क्लास बहुत इजी हो जाएगी अगर आप अभी से इस फॉर्मूला टेबल को याद कर लोगे। एनसीईआरटी में फॉर्मूला टेबल दी हुई है इसी चैप्टर में, एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर। उस फॉर्मूला टेबल से फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूला बनाना बहुत इजी हो जाएगा और बहुत ही काम आएगा। एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो फॉर्मूला बनाने के। फॉर्मूला हमें बनाना होता है, फॉर्मूला बनाने का एक ट्रिक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फॉर्मूला बनाने का ट्रिक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट का यही एक ट्रिक है, बुक में भी ये दिया होगा। जैसे आपको फॉर्मूला बनाने को दिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ, तो आप उस फॉर्मूला टेबल से निकालेंगे, वहां लिखा होगा Ca2+ और कार्बोनेट का लिखा होगा CO3 2-। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दान देना चाहता है, तो इसके ऊपर लिखा 2+। इस पूरे कंपाउंड का, कार्बोनेट का, CO3 का के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसे कहीं से 2 मिल जाए तो इसका भी अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसका 2 देने पे हो रहा है, इसका 2 लेने पे हो रहा है, तभी तो ये आपस में कंबाइन हो पा रहे हैं, तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। अब करना क्या है, देखो जो आयंस ऊपर लिखे हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इधर गया, ये वाला 2 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। Ca2, ये वाला 2 यहां नीचे आ जाएगा सफिक्स में, ये वाला 2 CO3 होल के नीचे आ जाएगा 2। अब ये 2 देगा, ये 2 लेगा, 2 से 2 यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CaCO3 बना कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। ये एक इत्तेफाक है कि यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, तो कैंसिल आउट हो गए। अगर यहां 1 होता, यहां 2 होता, तो कोई कैंसिल आउट नहीं होता, 2 यहां आता, 1 यहां आता। बात समझ आई? बात समझ आई? चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखो आपको बनाने को आ जाए, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट आपने बना लिया है ना, सपोज सॉल्ट ही बनाने को आ जाए NaCl, कि भाई आप एक सॉल्ट बनाओ NaCl, तो Na होता है पॉजिटिव, Cl होता है नेगेटिव। क्रॉस देखो, प्लस और माइनस के साथ कुछ नहीं लिखा, जब आयंस के साथ कुछ ना लिखा हो समझ जाना 1, अपने आप समझ जाना 1, यानी यहां 1 है, यहां 1 है, 1 इधर गया, 1 इधर गया, और 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता, इसलिए बनता है NaCl। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, क्योंकि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इस पूरे का मिला के इस कंपाउंड का जो है ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबिलिटी हो गई। बात समझ आई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो, लेकिन तभी बना सकते हो जब आपको फॉर्मूला टेबल लर्न होगी। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फॉर्मूला टेबल जो एनसीईआरटी में दी हुई है बेटा, ये लर्न होनी चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर पाओगे। एनसीईआरटी बुक के अंदर ये टेबल दी हुई है, प्लीज इसको जरूर याद कर लें, तो आपके जितने भी फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत इजीली हो जाएंगे। बात समझ आई? चलो फटाफट नोट कर लो, एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके, बुक वाले फटाफट नोट करो। हो गया बेटा नोट? चलो एक दो एग्जांपल और बताता हूं इसके, लेकिन बेटा ये एग्जांपल्स जो मैं बता रहा हूं ना, जब आप फॉर्मूला टेबल पढ़ लोगे, जब आप फॉर्मूला टेबल पढ़ लोगे, एक बार लर्न कर लोगे उसको अच्छे से, तो ये फॉर्मूला बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर भी मैं एक दो एग्जांपल और बता देता हूं आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या। जैसे सपोज क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि आप एल्यूमिनियम क्लोराइड बना के दिखाओ, तो टेबल से आपको देखना है, एल्यूमिनियम के ऊपर लिखा होगा Al3+,
है ना, एल्यूमिनियम के ऊपर लिखा होगा फॉर्मूला टेबल में Al3+ और क्लोरीन का तो आपको पता ही है Cl-। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, यानी Al1 और Cl3। अब 1 को लिखते नहीं है तो ये होगा AlCl3। ये बना बेटा फॉर्मूला किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। कुछ नहीं करना, दोनों के आयंस की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है और उसको नीचे सफिक्स में लिखना है। नीचे यहां ऊपर लिखा हुआ था, देखो यहां 3 नीचे लिखा हुआ है, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। ये 3+ आया क्यों, ये 3+ इसलिए आया बेटा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,3। पहले का ड्यूप्लेट पूरा, दूसरे का ऑक्टेट पूरा, तीसरे का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब ऑक्टेट पूरा होगा 8 पे, अब या तो ये 5 ले या ये 3 किसी को दे। 5 लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, 3 देने में कम, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। इसलिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3+। क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी 1-, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना AlCl3। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, और ये फॉर्मूला टेबल जरूर याद हो जानी चाहिए। ये जितने भी आपके फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके बहुत इजी हो जाएंगे। दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है। अरे भैया क्रॉस, इसका इधर इसका इधर, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, बस सेम आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लिख देंगे जैसे यहां मैंने लिख दिया है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेन चीज है एनसीईआरटी बुक में जो टेबल दी हुई है, ये फॉर्मूला टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो एटम एंड मॉलिक्यूल का जितना भी पार्ट बचा हुआ था, मोल कंसेप्ट वगैरह, मोलर मास वगैरह, और ये आपका फॉर्मूला बनाना, ये सब आज की वीडियो में पूरा कवर हो गया है ना। तो चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो गया है। अब दोनों वीडियोस आप बिल्कुल अच्छे से देखो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चंस को करो। कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछना। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, पढ़ते रहिए।